गांधी इसमें हिंदुओं को संबोधित कर रहे हैं, गांधी इसमें मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं। अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद छोड़े, अगर मुसलमान ज्ञानवापी छोड़े, अगर मुसलमान मथुरा छोड़े, उसके बाद 3000। और इस किताब की खासियत यह है कि लेखक ने अपने आप को बिल्कुल जैसे गायब कर दिया। पीयूष बघेल की इस किताब में आप गांधी को बोलते हुए सुनेंगे, और सिर्फ गांधी को बोलते हुए नहीं सुनेंगे, बल्कि आप गांधी जिस माहौल में बोल रहे थे, जिन संदर्भों में बोल रहे थे, आप उन संदर्भों को भी बहुत स्पष्टता से देख पाएंगे। वे संदर्भ कौन कौन से हैं, उनसे कुछ का हवाला पीयूष बघेल ने दिया है। और वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी की ज़िंदगी से लेकर जो आखिरी वक्त था जब गांधी दिल्ली में थे, उस वक्त तक के संदर्भ हैं, और उन सब में गांधी किस तरह विचार करते हैं। और जितने भी संदर्भ हैं वे सभी संकट के संदर्भ हैं, जिन्हें आप क्राइसिस कहते हैं, क्राइसिस के संदर्भ। और उस क्राइसिस को या उस संकट को गांधी कैसे समझते हैं, उनका वर्णन कैसे करते हैं, उनको ब्यौरा कैसे देते हैं, और खुद उनसे कैसे जूझते हैं। तो इसमें जो गांधी दिखलाई पड़ेंगे वह एक जूझता हुआ गांधी दिखलाई पड़ेगा। ऐसा नहीं जिसके पास हर चीज़ का कोई जवाब है, नुस्खा है, बल्कि एक जो अपने वक्त से जूझ रहा है और जो सवाल उसके सामने उनका जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं दो इस किताब के शीर्षक में, वह है सियासत और सांप्रदायिकता। गांधी को अक्सर सियासतदान के रूप में नहीं देखा जाता है, गांधी को संत के रूप में देखा जाता है, गांधी को लेकिन गांधी एक राजनेता थे या राजनीतिज्ञ थे, इस रूप में गांधी को नहीं देखा जाता है। जबकि गांधी प्राथमिकता एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजनेता थे, और वे राजनीति को परिभाषित करने का काम कर रहे थे। और यह परिभाषा उस और राजनीतिज्ञ को भी परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे, जो परिभाषा मैकियावेली जिस तरह राजनीति को परिभाषित करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। कि क्या राजनीति में नीति का तत्व हो सकता है, या राजनीति सिर्फ रणनीति ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। और इन दोनों में फर्क है, उस पर बहुत ब्यौरे में जाने का भी वक्त नहीं है। लेकिन गांधी जिस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि क्या राजनेता या राजनीतिज्ञ हमेशा एक रणनीतिज्ञ ही होगा, या उसके लिए नीति प्रमुख होगी, और नीति एक निर्धारक तत्व होगी उसकी राजनीति में। तो ये एक बिल्कुल अलग किस्म का राजनेता है जो गांधी की शक्ल में उभरता हुआ दिखलाई पड़ता है। दूसरा लफ्ज़ है सांप्रदायिकता। और मैं इस किताब के बारे में सोच रहा था इसको अभी कैसे पढ़ें। पीयूष ने कहा कि अभी हम जिस क्षण में हैं वो तकरीबन आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा था, जैसे उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक रूप में ये बात सही है, दूसरे रूप में ये बात इसको हमें इस पूरे दौर को दूसरे ढंग से हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1947 के पहले भारत में आप प्रतियोगी सांप्रदायिकता की बात कर सकते थे। आप हिंदू सांप्रदायिकता की बात कर सकते थे, आप मुसलमान सांप्रदायिकता की बात कर सकते थे, जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। और इसलिए गांधी इसमें लगातार, जैसा पीयूष बघेल ने ठीक लिखा है, गांधी इसमें हिंदुओं को संबोधित कर रहे हैं, गांधी इसमें मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान एकता की बात की जा रही है। हिंदू सांप्रदायिकता और मुसलमान सांप्रदायिकता दोनों से गांधी लड़ रहे हैं। और यह कहा जा सकता है कि गांधी के दोनों ही दुश्मन हैं, जो हिंदू सांप्रदायिकता को मानते हैं और मुसलमान सांप्रदायिकता को मानते हैं। लेकिन क्या 1947 के बाद हम सांप्रदायिकता इस शब्द को उसी तरह बोल सकते हैं? क्या 1947 के बाद प्रतियोगी सांप्रदायिकताएं भारत में रह गई, या भारत के अभी के दौर को अगर हमें परिभाषित करना हो और उसका वर्णन करना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी भारत में सांप्रदायिकता हावी है। हमें यह कहना पड़ेगा कि भारत में बहुसंख्यकवाद हावी है, मेजॉरिटेरियनिज्म हावी है।
कम्युनलिज्म अब भारत में राजनीति जिस तरफ है उसका वर्णन करने के लिए मेरी दृष्टि में अपर्याप्त है, नाकाफी है। कम्युनलिज्म कहकर हम जो हालात हैं उनको नहीं समझ सकते। हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो मेजॉरिटेरियनिज्म है, और या बहुसंख्यकवाद जिसे आप हिंदी में कहें या अक्सरियत पसंदी कह लें, उसका हम सामना कर रहे हैं। तो फिर जब आप बहुसंख्यकवाद का सामना कर रहे हैं तो गांधी जिस जुबान में बात कर रहे थे, क्या वह जुबान आपके लिए कारगर होगी? ये मेरे सामने एक सवाल है। गांधी जो फ्रेम बना रहे हैं, क्या उसी फ्रेम को ज्यों का त्यों आप लागू कर सकते हैं आज की स्थिति में? इस हॉल में, और फिर हमें संकोच नहीं होना चाहिए कहने में कि इस हॉल में अगर आप आबादी देख लें तो वह हिंदुस्तान का जो एक औसत हॉल होगा उससे बिल्कुल उलट है। और इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि यह दरअसल किसकी चिंता का विषय है, किस समुदाय के लिए यह चिंता का विषय है। यह क्या हिंदुओं के लिए, और हमें बहुत सफाई से बात करनी चाहिए कि क्या हिंदुओं के लिए यह उतनी ही चिंता का विषय है जितनी चिंता का विषय है मुसलमानों के लिए? और अगर ऐसा नहीं है, अगर जो कुछ भी अभी है उसमें उससे भारत के हिंदू उतने ज़्यादा चिंतित और परेशान नहीं हैं जितने भारत के मुसलमान हैं और एक हद तक ईसाई हैं, तो फिर गांधी के तरीकों से हम कैसे अपने दौर से जुड़ सकते हैं? जरूर गांधी हमारे लिए एक प्रस्थान बिंदु है, डिपार्चर पॉइंट है। गांधी जो मूल्यों की व्यवस्था देते हैं उससे बेहतर मूल्यों की व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती। और गांधी दरअसल जो राजनीति प्रस्तावित करते हैं और आखिरी दिनों में वो बिल्कुल साफ कर देते हैं, जब दिल्ली में वे अपने आखिरी उपवास पर हैं तो उन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि गांधी मुसलमान परस्त हैं। और गांधी बहुत साफ कहते हैं कि मैं इस इल्जाम को कबूल करता हूँ, मैं मुसलमान परस्त हूँ। उससे एक कदम आगे जाके कहते हैं कि चूंकि मैं ये हूँ, ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में मैं हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हूँ। और उसके बाद वे कहते हैं कि मैं यहाँ मुसलमान परस्त हूँ और हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान में मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। और जो उसूल है वो बिल्कुल साफ है कि मैं बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हूँ। यह गांधी का आखिरी दौर, अगर इससे कोई सिद्धांत निकलता है तो वह यह है कि किसी भी मुल्क में बहुसंख्यकवाद को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई गांधी की वह बात जो राजेंद्र प्रसाद को वो खत के जवाब में कहते हैं कि गोकशी पर रोक लगाने की कानूनी तौर पर राजेंद्र बाबू उनसे दरख्वास्त करते हैं, गांधी उससे पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। और वो इसलिए कि अक्सरियत पसंदी किसी भी शक्ल में नहीं चल सकती। आप यह नहीं कह सकते कि यह एक जीवन पद्धति है इसलिए बाकी लोग भी उसको मान लें। जो कि इस मुल्क का जो आबादी बहुसंख्यक आबादी है वो इस तरह जीती है, इसलिए इसको आप अपना लें बाकी तमाम लोगों को। तो फिर हमारे सामने अभी सवाल बहुसंख्यकवाद का है। गांधी के उसूलों का फ्रेम बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी भी वो प्रासंगिक है, लेकिन अब जो मुझे जान पड़ता है और इसमें गांधी की जितनी दलीलें उनसे बेहतर ढंग से बहस आप नहीं कर सकते। लेकिन अब जो मुश्किल जान पड़ती है, और मैं एक मुसलमान, एक सिख या एक ईसाई की तरह अगर सोचूं तो वो यह अब कहता है कि भाई आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे ख्याल हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए पाल रखी हैं। ये कि मेरे पुरखे मुगल थे और उन्होंने आप पर बहुत अत्याचार किए और हम उनके वंशज हैं। ये कि हमें ख़ास तरह से जीते हैं, हमारी शादी का तरीका ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके मन में ढेर सारे प्रीजुडिसेस हैं, पूर्वग्रह हैं हमारे लिए।
हम आपके दिल को पूरी तरह साफ नहीं कर सकते। हम सर के बल भी खड़े हो जाएं, हम पूरी तरह से बलिदान भी अपना कर दें। जैसे कहा गया कि अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद छोड़ दें, अगर मुसलमान ज्ञानवापी छोड़ दें, अगर मुसलमान मथुरा छोड़ दें, उसके बाद 3000 मस्जिद, उसके बाद 30,000 मस्जिद, तो हम कितना भी कदम खींचते जाएं, आपके मन में जो ख्याल है वह शायद दूर नहीं होगा, और उसके दूर होने का हम कितना इंतजार कर सकते हैं। इसलिए शायद एक ही चीज हो सकती है, वह है कि आपके मन की जो प्रेजुडिस है वो मेरे खिलाफ वायलेंस में कन्वर्ट ना हो। इस चीज की गारंटी कौन कर सकता है? इस चीज की गारंटी सिर्फ भारत के संविधान पर आधारित कानून का राज कर सकता है। तो अब जो मिनिमम या मैक्सिमम जो अब यहाँ की अक़लियत मांगती है वह यह रूल ऑफ लॉ है, जिसमें आपके दिल में कुछ भी हो, ठीक है, हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आपके दिल में जो मेरे लिए है उसकी वजह से मेरे खिलाफ तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती, मुझे मारा नहीं जा सकता। जैसे 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद पुणे में एक शायद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मोहसिन, जब वे सड़क पे जा रहे थे और पोशाक से मुसलमान जान पड़ते थे, उनकी सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो लोग अभियुक्त थे उनको जमानत दी गई, जबकि ये दिन दहाड़े हुआ कत्ल था। और जमानत में जज ने जो दलील दी वो दलील यह थी कि इसको इसलिए समझा जा सकता है कि उनको वो मुसलमान लगे। तो मेरा मुसलमान लगना या मेरा ईसाई लगना आपके लिए प्रोवोकेशन हो जिससे आप मेरा मर्डर कर दे सकते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये शायद मिनिमम या मैक्सिमम है रूल ऑफ लॉ। इससे ज्यादा अभी मैं, अगर आप जाती तौर पर कहेंगे तो इससे ज्यादा मैं अब नहीं चाहता कि ये रूल ऑफ लॉ कायम हो, किसी भी तरह का है। मैं ये नहीं कहता जो लोग कहते हैं कि ये जहर बहुत अंदर घुस गया है और शायद ही निकलेगा, मैं जानता हूँ कि शायद ये नहीं निकलेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह सकता हूँ कि इस मुल्क में जो संविधान है, जो दस्तूर है, उसके आधार पर एक कानून का राज कायम हो, और वह कानून, उस कानून के राज को चलाने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं वो संवैधानिक तरीके से काम करें। ये आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही निराशाजनक बात है, लेकिन मैं अब यहाँ इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह किताब इसलिए बहुत अहम है कि यह गांधी को संत की तरफ पेश नहीं करती है। गांधी हर एक क्राइसिस से कैसे जूझते हैं, उसमें लोगों से बातचीत कैसे करते हैं। इस किताब में अगर कोई एक चीज मिलेगी आपको तो वह है लोगों से बातचीत करने की तरफ, और उसमें उसका जीवन कि वो बातचीत कभी नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पर बात करना बंद नहीं करना है। और बात जो एडवर्सरी से एडवर्सरी है और जो बिल्कुल खिलाफ है उससे भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ कि क्या ऐसा करना अभी मुमकिन है? जब मैं ये पढ़ता हूँ तब मुझे लगता है क्या ऐसा करना अभी मुमकिन है, और क्या शायद इसलिए भी है कि हम में से किसी ने अपनी जिंदगी वैसे इन्वेस्ट नहीं किया लोगों में कि उस इन्वेस्टमेंट के चलते हमको ये अथॉरिटी मिले जो अथॉरिटी गांधी को मिली थी कि वे लोगों से बातचीत कर सकें। अगर हमने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो हम सिर्फ उसूलन सैद्धांतिक तौर पर यह ठीक है यह कहकर किसी को छू भी नहीं सकते, किसी को मूव नहीं कर सकते। तो ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, और हम में से हर किसी का इन्वेस्टमेंट, हर किसी का निवेश बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, कैसे किया जा सकेगा, इसके लिए कोई एक रास्ता तो नहीं, एक नुस्खा तो नहीं।
लेकिन इस मुल्क में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं, वो बिल्कुल एक अकेले शख्स हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा के बल पर ये काम कर रहे हैं। तो इसके चलते उनको यह अधिकार भी मिलता है कि वे कुछ बात कर सकें, कुछ फटकार सकें, कुछ समझा सकें। लेकिन वह पूरा अधिकार हम में से सारे लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं मिल जाएगा कि हम सही किस्म की बात करते हैं। सही किस्म की बात जानने से उसका हक नहीं मिल जाता कि वो हम कर सकें। वह हक हमें हासिल करना होगा और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। एक बार फिर पीयूष बवेड़े को मैं इस किताब के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके नेहरू वाली किताब भी पढ़ें और इस किताब को भी ज़रूर पढ़ें और ख़रीद कर पढ़ें। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।